हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का जो सेंट्रल फोर्स टॉपिक पढ़े थे उसके कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक, कल हम लोग सेंट्रल फोर्स समझ चुके थे क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल समझ चुके थे क्या था। अब आज हम लोग का बारी है कि इस सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देखा जाएगा। मतलब अगर कहीं सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है तो उस सिस्टम में क्या क्या संभावनाएं हैं, उस सिस्टम के साथ क्या क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इससे पहले मतलब ये लेक्चर देखने के पहले आप पहले सेंट्रल फोर्स का वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको आसानी हो। ठीक, अब आपके सिलेबस में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स विथ प्रूफ लिखा है। तो मैं जितना भी प्रॉपर्टी बताऊंगा सबको प्रूफ करते हुए चलूंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, तो विथ प्रूफ इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, टार्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, तो सेंट्रल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल कल हम लोग देखे थे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, तो अब हम लोग अगर प्लैनेटरी मोशन पे आए तो क्या होता है, इलिप्स होता है, ये एक इलिप्टिकल पाथ होता है। यहाँ पे क्या होता है, सन होता है, यहाँ सूर्य भगवान रहते हैं और धरती मान लीजिए कहीं यहाँ पे है। ठीक, ये हम लोग का ऐसे क्या होता है, इन लोग का धरती का सन के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक, ऐसे धरती का सन के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। ओके, तो ये क्या है, इस बॉडी और इस बॉडी मतलब सन और अर्थ के बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक, और यूनिट कैप का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इधर होगा। ये मान ले रहे हैं मास, ये सन का मास m1 है, ये m2 है, तो इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा ये क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। क्योंकि कल हम लोग देखे थे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या था, सेंट्रल फोर्स था। ठीक, तो इस सन क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा किधर, इस m2 पर, और अपनी तरफ क्या किया रहेगा, अट्रैक्ट किया रहेगा। अगर सन अट्रैक्ट नहीं करेगा अर्थ को तो फिर क्या होगा, अर्थ या ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहता है। ठीक, तो मान लेना है कि अर्थ कहाँ घूम रही है, अर्थ जो घूम रही है इस पॉइंट के मतलब सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक, अब देखिए ये जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स है हम लोग का क्या है, ये इलिप्स कुछ इस तरीके से है हम लोग का, ये इलिप्स कुछ इस तरीके से, अंडाकार से कुछ इस तरीके से है, लेकिन हम लोग ऐसे बना नहीं सकते, इस वजह से इस इलिप्स को मैं कुछ ऐसे बनाया हूँ। ठीक, तो अब देखिए इलिप्स है, इसमें क्या है, इस इलिप्स में ये जैसे बनाया हूँ, यहाँ पे देखिए ये बनाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर है। ठीक, तो इसको जब करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो मतलब जो आर वेक्टर है वो किस में लाई कर रहा है, इस इलिप्स के प्लेन में लाई कर रहा है। अगर इस कॉपी को इलिप्टिकल शेप माने तो इस इलिप्स के प्लेन में लाई कर रहा है, जिसको ऐसे कुछ बनाए हुए हम। ठीक, तो इस इलिप्स के प्लेन में क्या कर रहा है, आर वेक्टर लाई कर रहा है। तो आर वेक्टर इधर हो गया। अब जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक यहाँ पे क्या लगेगा, वेलोसिटी कहिए चाहे मोमेंटम कहिए, जो कहिए आप, क्या लगेगा, मोमेंटम कह देते हैं। ठीक, वेलोसिटी बना सकते हैं इधर और मोमेंटम बना सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो क्या होगा, इस पर एक मोमेंटम लगेगा। ठीक, अब इसी मोमेंटम का जैसे समझिएगा, इस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। एक मान लीजिए क्या हो गया हम लोग का, एक यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ये क्या हो गया हम लोग का, ये जो ब्लैक वाला मार्कर रखे हैं, कुछ देखिए ऐसे केस बन गया है। ठीक, ये सन है और कुछ ऐसे केस बना हुआ है। तो ये दोनों जो मोमेंटम वेक्टर है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों क्या है, इस प्लेन में है, एक तरीके से कहा सकता है ना, किस प्लेन में है। तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यल कहिए चाहे जे कहिए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम, मतलब p × r होता है। या इसी को आप कैसे पढ़े हैं, mv × r। ठीक, तो ये दो वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। और ये दोनों वेक्टर किस में हैं, अगर इसको एक्स वाई प्लेन कहें, इसको एक्स वाई प्लेन कहें, दोनों इसी में हैं। तो एक्स वाई प्लेन मतलब p × r, p × r, p से r की तरफ जाएंगे तो जो थंब होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन किसका, इस यल का। ऐसे ही तो पढ़े हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों जब इस वेक्टर में हैं तो p × r मतलब ये जो थंब होगा ये हम लोग का क्या होगा, यही बताएगा कि जो थंब का डायरेक्शन वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यल का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यल हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब ये बता रहा है
ये सेंट्रल फोर्स ये बता रहा है कि अगर एक बॉडी पॉइंट है, मान लीजिए, मान ले रहे हैं ये क्या, अर्थ को एक पॉइंट ही मान ले रहे हैं, या पार्टिकल ही मान रहे हैं, या बॉडी, जो कहिए आप, फ्री हैं, ठीक। तो आप इसको जो भी मान रहे हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो इस पे सन क्या लगा रहा है, एक सेंट्रल फोर्स लगा रहा है, और वो सेंट्रल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रल फोर्स है, ठीक। तो ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है कि चाहे अर्थ यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी अर्थ का पोजीशन हो, अर्थ का पोजीशन कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक। ये क्या है, मेजर एक्सिस बनाए अंदर, ठीक। अर्थ कहीं भी हो, हमेशा क्या होगा, इस यल का वैल्यू जो होगा कांस्टेंट रहेगा। यल का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, चाहे अर्थ किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी हो। ये सेंट्रल फोर्स ये बताता है कि जो यल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। इसका नाम क्या कर सकते हैं, यल इज कंजर्व्ड। यल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा टाइम के साथ, चाहे अर्थ यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे। यही प्रॉपर्टी हमको प्रूव करना है, ठीक। और हर एक पॉइंट पे यल का वैल्यू क्या रहेगा, यल का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन बदलता भी रहेगा, तब भी क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, ये ऐसे समझिए, इस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, ये यल का वैल्यू क्या रहेगा, हमें कहीं भी अर्थ रहे, यल का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और अर्थ का देखिए क्या है, ये डिफरेंट पोजीशन, आप कह सकते हैं डिफरेंट जगह पे जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन अर्थ का हो रहा है, पहले इधर था ऐसे जा रहा है, तो अर्थ का डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब अर्थ का पोजिशन भी बदल रहा है, तब भी यल का वैल्यू फिक्स होगा, और यल का डायरेक्शन भी फिक्स होगा, क्योंकि जो अर्थ है वो कहीं भी जाए, यहाँ रहे, वो तो हमेशा इस प्लेन में होगा, और उससे एसोसिएटेड जो उसका मोमेंटम होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। इसका मतलब जो यल का डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, और जो यल का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, और अर्थ कहीं पे इस प्लेन में रहे, हमेशा यल का वैल्यू उसके परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक। यही क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स का। क्लियर है चीज। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। तो देखिए लिखे हैं कि वी नो दैट द सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाई, कुछ सेंट्रल फोर्स ऐसे दिया था, कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं। क्लियर है चीज। एफ इजकल टू एफ आर, विच इज एफ आर क्या है, मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और आर कैप क्या होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वही आर कैप बताएगा। से क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। इस फिगर से आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बस प्रूफ हम बता देते हैं। अब देखिए, वेयर एफ आर इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ आर एंड आर कैप इजकल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, ठीक, ये वैल्यू बता दिए। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स गिवन बाई फर्स्ट, जो जैसा फर्स्ट में दिया गया है, देन टार्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो जब रोटेशनल मोशन होता है तो वहाँ पे क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। रोटेशनल मोशन हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम जन्म ले रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जब जन्म लेगा तो वहाँ पे फोर्स नहीं, टार्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टार्क की बात करते हैं। जैसे न्यूटन साहब बताए थे लीनियर मोशन के लिए क्या होता था, लीनियर मोशन के लिए क्या होता था, dp/dt होता था। मतलब जब फोर्स लग रहा है, लीनियर मोशन के लिए जब बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम का जब टाइम डेरिवेटिव लेते थे तो फोर्स मिलता था। वैसे यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या करेंगे, जब एंगुलर मोमेंटम का हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टार्क मिलेगा। दोनों में अंतर है। ये क्या है, फोर्स लग रहा है बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही है, और क्या रोटेशनल मोशन जब बॉडी करती है तो क्या लगता है, टार्क लगता है। और टार्क लगेगा, रोटेशनल मोशन है तो P/R होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस P को किससे रिप्लेस कर देंगे, L से रिप्लेस कर देंगे। इज इट क्लियर। ये टार्क क्या होता है, ये जो टार्क होता है ये आप पढ़े हैं, R क्रॉस F के बराबर होता है। ये टार्क क्या होता है, R क्रॉस F के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से लिखा गया है टाउ इक्वल टू dl/dt इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब देखिए इस F का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो FR R वेक्टर अपॉन R हो गया। अब देखिए FR क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, इसको कहेंगे तुम किनारे आ जाओ, और R भी मैग्नीट्यूड है उसको भी किनारे कर लेंगे, तो R क्रॉस R बचा। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। अब दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, मतलब अगर A क्रॉस A करें तो A साइन थीटा होगा। दोनों वेक्टर सेम मतलब क्या, उनके बीच का एंगल 0 बनेगा, और साइन 0 जब होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसका नाम R क्रॉस R का वैल्यू 0 होगा, और जैसे ये वैल्यू 0 होगा ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज। दिस मीन्स व्हाट, जब फोर्स
इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स है तो टार्क क्या होगा, उस पर जीरो होगा। तो यहाँ देखिए टार्क क्या होगा, जीरो मिल गया। ठीक, अब देखिए टेकिंग इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिला है इक्वेशन 2 से dl बाई डी टी इक्वल टू जीरो, dl बाई डी टी इक्वल टू जीरो मिल गया। तो इंटीग्रेशन लेंगे टी इधर चल जाएगा, जीरो बन जाएगा और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक, और इधर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट आएगा तो इसका मतलब क्या है, यल कांस्टेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि जब पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, इट्स एंगुलर मोमेंटम यल इज कंजर्व, दैट इज यल रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, जैसे यहाँ बताया ना कि अर्थ क्या कर रहा है, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो हमें अर्थ का डायरेक्शन तो बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यल का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा और यल इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही रहेगा। क्लियर, उसके मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसमें यल कंजर्व रहेगा, मतलब यल रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यल का डायरेक्शन भी हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और यल हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड रखेगा चाहे अर्थ कहीं भी चला जाए। क्लियर है चीज। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स द मोशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। ये कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के प्रभाव में मूव करता है, मतलब किसी पार्टिकल पर अगर सेंट्रल फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन में होगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, ये जो प्लेनेट सिस्टम वाला ना, जो प्लेनेटरी मोशन है। ठीक, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये इलिप्स है जिसको मैं बनाया हूँ। ठीक, एक पल के लिए ये जो रेक्टेंगल शेप का बुक है इसको इलिप्स मानिए। ठीक, अब इलिप्स बनाया है, अब इस पर क्या है, किसी पॉइंट पे, इस इलिप्स पे क्या है, किसी पॉइंट मान ले रहे हैं कि ये इलिप्स है, यहाँ सन है और यहाँ क्या लिए हैं, अर्थ लिए हैं। ठीक, तो ये इसको क्या किए हैं, ऐसे मिला दिए हैं। ये हम लोग का क्या है, आर है। अब ये क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट बना हुआ है, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है। ठीक, ये आपका क्या है, भी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। ठीक, तो हमेशा भी और वेक्टर आर वेक्टर क्या रहेंगे, ऐसे ही कुछ रहेंगे। तब जब भी क्रॉस आर, मतलब जब हम लोग यल लिखते हैं तो यल क्या होता है, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर क्रॉस यम भी ऐसे होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यम कांस्टेंट है तो यम इंटू आर क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जब इसका मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लेंगे हम तो क्या होगा, जब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं तो क्या इसमें होगा, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो आर क्रॉस भी लेंगे, मतलब क्या, ये आपका आर है, ये भी है, तो आर क्रॉस भी जब लेंगे इस प्लेन में, देखिए इसको थोड़ा ऐसा किया हूँ, तो आर क्रॉस भी मतलब ये थंब क्या बताएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा उसका डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू क्या रहा, यल रहा, मतलब यल क्या होगा, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, और ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि यल जो होता है हमेशा क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, और मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। चाहे अर्थ यहाँ रहे, चाहे अर्थ यहाँ रहे, चाहे अर्थ यहाँ रहे, यल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और यल का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब देखिए, अगर यल आपका फिक्स है और यल को हम मान लें जेड डायरेक्शन में है और एक्स वाई को, इसको आर और भी को मान लें, ऐसे समझिए, अगर आर और भी को मान लें किस में है, आर जो है एक्स डायरेक्शन में और भी क्या है, वाई डायरेक्शन में है, ऐसे मान लें कि ये एक्स डायरेक्शन बता रहा है, ये वाई डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड होता है, इसका मतलब यल क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो इस बात से हमको प्रूफ मिल जा रहा है कि यल का डायरेक्शन क्या है, जब जेड डायरेक्शन आ जा रहा है तो जेड में फिक्स रहेगा। इसका मतलब आर और भी को हमेशा एक एक्स वाई डायरेक्शन में होना पड़ेगा, और जब आर क्रॉस भी एक्स वाई डायरेक्शन आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एक एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। इसका मतलब ये जो पार्टिकल का मोशन है वो एक प्लेन में होगा। बोर्ड पे देखिए मोशन क्या है, प्लेन में है, और जो यल का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, यल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे हम बना नहीं दे सकता, इस वजह से इसको ऐसे बना दिया गया है। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए उसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये यल इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, जो सन से होकर पास कर रहा है, जिसके अबाउट मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो कैपिटल यल है। ठीक, तो कैसे प्रूव करना है इस चीज़ को देखा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, टू प्रूव दिस सपोज एट सम इंस्टेंट द पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर आर एंड वी ऑफ द पार्टिकल लाई इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, मान ले रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है चीज़, बोर्ड को एक्स वाई प्लेन कर सकते हैं ना, ये चीज़ क्लियर। द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है,
ऐसे कूद दिया जाएगा एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ऐसे कूद दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये क्या है पी में ही भी छुपा हुआ, मतलब आर और भी जब बोर्ड में है तो हमेशा क्या होगा, यल जो होगा बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ होगा। ठीक, तो बाहर दिखा नहीं सकता, इस वजह से यल को कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाए हुए। ठीक, फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी देन डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। इस इक्वेशन से क्लियर है कि अगर आर और भी एक्स वाई प्लेन में, मतलब बोर्ड को एक्स वाई प्लेन माने उसमें लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से चीज़ क्लियर है कि जो यल होगा वो जेड एक्सिस में होगा। ठीक, अब यल जेड एक्सिस में मतलब उसको जेड के अलोंग फिक्स रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यल का डायरेक्शन फिक्स होता है, यल का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। दिस मीन्स व्हाट, यल इज कंजर्व्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक, अभी हम लोग प्रूव किए हैं सिंस यल इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयरफॉर इट विल ऑलवेज रिमेन डायरेक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस। इस वजह से हमेशा क्या होगा, जेड एक्सिस में होगा। और फॉर दिस यल को हमेशा जेड एक्सिस में होने के लिए आर और वी को, फॉर दिस आर एंड वी दैट इज ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज लाई इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए यल को हमेशा इस बोर्ड से बाहर, या ऐसे समझिए यल को हमेशा क्या होने के लिए, इसके परपेंडिकुलर होने के लिए, इस इलिप्टिकल पाथ के परपेंडिकुलर होने के लिए आर और वी को हमेशा एक्स वाई प्लेन में क्या करना पड़ेगा, लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस बात से ये चीज़ प्रूफ हो गया कि जो एक्स वाई अगर हमेशा एक्स वाई प्लेन में आर और भी लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान जो पाथ तय कर रहा है वो क्या है, ऑर्बिट। इसका मतलब जो ऑर्बिट होगा किसका, पार्टिकल का, वो क्या होगा, हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा। ठीक, वही चीज़ प्रूव करना था। सेंट्रल प्रूफ द मोशन टेक्स प्लेस इन प्लेन मतलब ये क्या है, जो इसका बॉडी का मोशन है प्लेनेट का, वो क्या होगा, प्लेन में होगा। प्रूफ। ठीक, तो क्या लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स क्या लिख दिए, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ पार्टिकल से अर्थ अराउंड द सन एज सोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया है, द प्लेनेट मूव्स अंडर द सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ देखिए छूटा था तो यहाँ लगा के यहाँ ऊपर लिख दिए। ठीक, एक्सर्टेड बाय सन। ठीक, मतलब क्या है, एक सन है और यहाँ अर्थ है, मूव कर रहा है अपने तरफ, क्या करेगा, इसको ग्रेविटेशनल सेंट्रल फोर्स से खींचेगा। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक, अब देखिए आप क्या है, इस आर का जो ये अब तो सन की तरफ होगा, सन खींच रहा है कि आ जाओ हमारे तरफ, लेकिन आर यूनिट कैप इधर होगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव आता है, कल हम लोग देखे थे। कॉन्सिक्वेंटली अतः परिणाम स्वरूप हम क्या कर सकते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम यल ऑफ द प्लेनेट विथ रिस्पेक्ट टू यस इज कांस्टेंट। चूंकि हमको पता है कि यल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिंस बोथ आर एंड वी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू यल। यल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और यल क्या है, इसे बाहर की तरफ से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऊपर बना, लेकिन वास्तव में क्या बाहर, ऐसे है ये चीज़, इसको ऐसे समझेंगे तो ये ऐसे है। ठीक, तो इसका मतलब यल हमेशा क्या होगा, आर वी के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट ऑलवेज लाई इन, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यल का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ऑलवेज लाई इन एक्स वाई प्लेन, ऑलवेज लाई इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, जो क्या है, ऐसे कर सकते हैं, ऑलवेज लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू यल वेक्टर, ऐसे कर दें और सही है। इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स वाई आर और भी होगा वो हमेशा क्या है, यल के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट ऑलवेज लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू यल। इसी से प्रूफ हो जा रहा है कि जो ऑर्बिट होगा वो हमेशा यल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यल को अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मोशन होगा हमेशा एक क्या होगा, प्लेन में होगा। दिस इज प्लेन, तो दिस इज प्लेन, प्लेन में मोशन हो रहा है। इस तरीके से दो प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लिए, दो प्रॉपर्टी और बचा है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। अब हम लोग को प्रूव करना है कि जो सेंट्रल फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक, मतलब तीन तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहला, इस फोर्स को यूज़ करते हुए आप दिखा दीजिए कि जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स द्वारा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप पढ़े हैं कि जब सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उसको माइनस ग्रेडियंट ऑफ आर लिख सकते हैं, मतलब एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट आर लिख सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी लिख सकते हैं, स्केलर पोटेंशियल, ऐसे आर बोल दिए गलती से। एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल भी लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिखा आता है, माइनस डेल भी बाई डेल आर करके ऐसे लिखा जाता है। या वन डायमेंशनल है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल भी बाई डेल एक्स लिखा जाता है। ओके,
क्लियर है चीज़। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर सेंट्रल फोर्स है तो क्या होगा। पहला तरीका क्या हो गया प्रूव करने का, पहला तरीका कि आप प्रूव कर दीजिए कि इस फोर्स द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक। दूसरा तरीका, अगर ये फोर्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये आपको माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी, गलती से मैं आर बोला था, ठीक, माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी या ऐसे लिख सकते हैं, ये जानना है। तीसरा तरीका हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हैं और सबसे आसान तरीका कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल हमेशा जीरो होता है। 3 तरीका हो गया। तो तीसरा तरीका अपनाएंगे बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इजी। देखिए कितना छोटा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय, कुछ ऐसे दिया जाता है जहाँ पे एफ आर क्या है मैग्नीट्यूड है तो स्केलर होगा, तो वो एक स्केलर फंक्शन आर का, और जो आर कैप है वो कुछ ऐसा होता है आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक। अब देखिए कर्ल ऑफ एफ जो दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब समस्या फंसता है कि ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़े होंगे और जो मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मैं पढ़ाया हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स में कि जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप की जगह ऊपर ये वैल्यू आता है और बीच में ये वैल्यू आता है, ठीक। और नीचे क्या आता है, आई कैप जे कैप आता था कल्ली ओवर कल्ली एक्स कल्ली ओवर कल्ली वाई कल्ली ओवर कल्ली जेड आता था और नीचे वेक्टर का वैल्यू आता था। लेकिन इसमें देखिए जो एफ वेक्टर है वो बस आर कैप के लांग है, बाकी दोनों के लांग इसका वैल्यू 0 है, इस वजह से यहाँ 0 हो गया और बाकी एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या किए रिप्लेस कर दिए हैं और यहाँ आगे 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा निकल के आता था। क्लियर है चीज़। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये तो उधर 0 है, अगर एफ ले लें ऐसे ही इसको सॉल्व करें एफ आर को पकड़ के तो क्या होगा, इसका इसके साथ प्लॉट इसका इसके साथ प्लॉट करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर थीटा कैप आ गया और फिर क्या आएगा कर्ली एफ आर ओवर कर्ली फाई आ जाएगा, कर्ली एफ आर ओवर कर्ली फाई आ गया और फिर क्या होगा माइनस आर साइन थीटा फाई कैप, आर साइन थीटा फाई कैप आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, जब ये वाला ले रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ली एफ आर ओवर कर्ली थीटा आ जाएगा और इसके साथ जब लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें तो दोनों टर्म आपके 0 हो जाने वाले हैं, ठीक। तो इस वजह से हम लोग को कुछ ऐसा इसमें क्या होगा वैल्यू मिलेगा। क्लियर है चीज़, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। अब देखिए जो एफ आर है वो न तो फाई का फंक्शन न तो थीटा का फंक्शन है, वो तो बस आर का फंक्शन हम लोग लिखे हैं, इसका मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और इसका इसके थीटा के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा 0 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कर्ली एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर किसी फोर्स का कर्ल निकालने पर 0 आ रहा है या किसी क्वांटिटी का कर्ल निकालने 0 आ, इसका मतलब क्या हो क्वांटिटी कंजर्व है, तो इसका मतलब क्या होगा जो सेंट्रल फोर्स एफ हम माने थे वो क्या है कंजर्व है, ठीक, वो कंजर्व इन नेचर है। ओके, अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि एनर्जी भी क्या होती है कंजर्व होती है, प्रॉपर्टी देखना है। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व। मतलब अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के प्रभाव में, मतलब सेंट्रल फोर्स उस पर लग रहा है, किसी पार्टिकल के अगर मोशन कर रहा है तो कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है और उस पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में पार्टिकल का जो एनर्जी होगा कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। ये क्या है सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। तो देखिए अब हम लोग जो पढ़े हैं तो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं लाग्रांजियन, तो उसको यूज करते हुए चलेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं सिंपल वे से, लेकिन मैं थोड़ा लाग्रांजियन के हेल्प से इसको क्या करूँगा शुरू करूँगा। जैसे इसको आप जो वहाँ से ले जा सकते हैं, सेकंड न्यूटन का जो सेकंड लॉ वहाँ से इसको ले आके प्रूव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप लाग्रांजियन पढ़ चुके हैं, इस वजह से लाग्रांजियन को यूज कराऊंगा। पढ़े हैं किस लिए आखिर यूज करने के लिए ना, तो उसको यूज करते हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वी नो दैट लाग्रांजियन फॉर आर कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इज, ठीक। क्यों आर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो केवल आर का फंक्शन है, ठीक। तो इस वजह से आर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब क्यों कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, क्यों नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स वो क्या है कंजर्वेटिव है, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, सिस्टम भी हम लोग का कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तो कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, ठीक। तो डी बाई डी टी इक्वल टू कर्ली एल ओवर, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कर्ली आर डैश माइनस कर्ली एल ओवर
कर्ली r इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ठीक। r थीटा के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए आप ये पढ़े हैं r थीटा के टर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे, जब हम लोग कंपाउंड पेंडुलम पढ़ रहे थे तो ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके थे, तो ये आपके लिए नया है नहीं, ठीक। r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट, ये क्या होता है, जब आप कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। जब एक्स वाई की जगह ये लिखेंगे तो कुछ ऐसा मिलता है। ये चीज़ आप मैकेनिक्स में भी देख चुके हैं मैथ वाले, ठीक। माइनस भी आर हो गया, ठीक। तो ये टी का वैल्यू ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और भी का वैल्यू वैसे लिखे हुए हैं। डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड आर डैश वी गेट। जब आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसमें आर का फंक्शन है नहीं, तो पहला टर्म 0, और इसमें आर का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, आर के टर्म में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये आर का फंक्शन है, कर्ली भी ओवर कर्ली आर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फिर जब आर डैश के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आर डैश है नहीं, इसमें आर डैश है नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आर डैश, और 2 से 2 कट जाएगा तो एम आर डैश बचेगा, ठीक। तो अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को लाके इसमें यूज करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखें यूजिंग इक्वेशन 1 इन यूजिंग इक्वेशन 2 इन एवं नहीं रहेगा ना, इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको यूज करेंगे, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको यूज करेंगे तो इस वैल्यू की जगह ये वाला वैल्यू और इस वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे। तो दोनों वैल्यू देखिए रख दिए हैं। अब ये माइनस में था तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, या माइनस वाला प्लस हो गया। अब हमको और भी जानकारी है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है एंड इज गिवन बाय कुछ, उसको कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक। हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट जो आज का है, मतलब इसमें का जो ऑब्जेक्ट है, गोल है हम लोग का कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको कांस्टेंट दिखाना, उसी के गोल को निर्धारित करके हम लोग अपने टारगेट पे चल रहे हैं, ठीक। तो प्रयास कर रहे हैं इधर उधर हेरा फेरी करके कि हम लोग का वो रिजल्ट मिल जाए, ठीक। प्रूव करने में क्या आता है, दाएं बाएं करके इधर उधर मैनिपुलेशन करके अपने ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब इन कंजर्व कहेंगे, तो वही हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ से एफ आर इक्वल टू ऐसे होता है, या एफ आर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 कर दिए। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 कामा वी गेट, तो अब इक्वेशन इसको इसके जगह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये देखिए एफ इक्वल टू क्या है, माइनस कर ली भी है, तो यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है। तो जब ये वैल्यू आएगा तो यहाँ माइनस एफ आर आ जाएगा, ठीक। और फिर ये देखिए ऐसे कुछ आ गया, यहाँ आर डबल डॉट हो गया, ये 5 नंबर बन गया। अब हमको पता है कि ये जे इक्वल टू, क्यों यहाँ जे यूज किए हैं, अभी तक एल हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन जे इस वजह से यहाँ ये लीनियर मोमेंटम यूज कर रहे हैं क्योंकि एल हम लोग लैग्रेंजियन में यूज कर लिए, ठीक। तो जे यूज कर रहे हैं। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को एल और जे दोनों से रिप्रेजेंट किया था, तभी इसके पीछे वाले केस में हम लोग एल से यूज कर रहे थे क्योंकि एल अकेला था वहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी एल इस वाले केस में हम लोग यहाँ लैग्रेंजियन यूज कर लिए हैं, इस वजह से उस एल को जे से रिप्लेस कर दिया हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एम आर थीटा डॉट होता है, ठीक। ये आप पढ़े हैं कि जे इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है, पढ़े हैं ना। जे इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है ना, एम वी आर। बी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, तो मतलब एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है, ठीक। तो वही चीज़ लिखे हैं कि जो जे होगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होगा। क्यों हम इस टर्म में ला रहे हैं, क्योंकि आर थीटा के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो आर थीटा के टर्म में जे को भी लिखेंगे। अब यहाँ थीटा डॉट का वैल्यू कुछ ये होगा। अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में यूज कर लेंगे, तो जब इसको यूज करेंगे तो इसकी जगह ये वैल्यू आ गया, ये एफ आर हो गया, ठीक। अब फिर इसको क्या किए, कुछ ऐसे लिखे हैं, अब इसको क्या किए, राइट हैंड साइड भेजे हैं, ठीक। अब ये सब क्यों किया गया इसको बताएंगे, पहले आगे और लिख लें तब, ठीक। ओके स्टूडेंट, देखिए अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इसको क्यों यूज किए हैं। तो इसको यूज करने के पीछे का रीज़न यही है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स, वो बस आर का फंक्शन है, तो हम लोग को तो आर के टर्म में बात करना है। तो इस थीटा को भी यहाँ इस फार्मूले के हेल्प से आर के फॉर्म में क्या किए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन मिला, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ ये हो गया, ठीक। अब अगर इसको इधर ले जाएं, एक लाइन स्किप किए हैं, चलिए यहाँ लिखे तो हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी बाई डी आर और ब्रैकेट में जे स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस ये कर दिए। देखिए जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, जो लाइन स्किप किए उसको बताता हूँ मैं, जे स्क्वायर एम आर क्यूब और माइनस एफ का वैल्यू पुट करें तो माइनस डेल वी बाई डेल आर होगा, ठीक।
माइनस डेल वी बाई डेल आर होगा ये आपका वैल्यू। इतना चीज़ क्लियर। तो अब देखिए क्या किए हैं, बस इसी वैल्यू को हम क्या किए हैं आगे कॉमन ले लिए हैं। किस वैल्यू कॉमन लिए हैं, माइनस डेल वी बाई डेल आर को कॉमन लिए हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, यहाँ पे डेल वी बाई डेल आर लिख देते हैं। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए इसको क्या किए हैं कॉमन लिए हैं, ये वाला वैल्यू कॉमन लिए हैं, तो क्या होगा इसको एक बार क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करके हमको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए जब ये वैल्यू इसमें से कॉमन लिए हैं माइनस के साथ, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आर के पावर -2, तो जब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा आर के रेस्पोंडेंट क्या हो जाएगा -2 आर क्यूब होगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब मिल जाएगा। ठीक, तो वही एक लाइन ये स्किप किए हैं और ये लाइन लिख दिए हैं। क्लियर है चीज़ों को आर के टर्म में ले चलना है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, ओके। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कर्ली बाई कर्ली आर कर रहा है ना, तो यहाँ इसको डी बाई डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक, वही मैं चेक करने लगा। ठीक, इसको डी बाई डी आर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये टोटल डिफरेंशिएशन। क्यों टोटल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आर का ही फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जरूरत है नहीं, तो उस केस में ये पार्शियल क्या होगा टोटल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ माइनस कर्ली वी बाई कर्ली आर था, तो इसको माइनस डी बाई डी आर कर सकते हैं। अब ये इस पर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू देगा, और इस पर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू लिखिए चाहे ये वैल्यू लिखिए, बात बराबर है। जब एक ही फंक्शन है तो चाहे ये डी वी बाई डी आर लिखिए चाहे माइनस डेल वी बाई डेल आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसको उस फॉर्म में लिख लिया। ठीक, ये अपने सुविधा के लिए लिखे नहीं तो आगे कन्फ्यूज होंगे। अगर माइनस ये कर्ली बाई कर्ली आर लेके चलेंगे तो आगे आपको कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से हमने सुविधा के लिए इसको ऐसा लिख लिए हैं। क्लियर है चीज़, समझ में आया क्यों वैल्यू यूज किए, क्योंकि थीटा से हम आर में गए। क्यों आर में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का फोर्स एफ है वो बस आर का फंक्शन है, इस वजह से आर में हमने चीज़ों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड में डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लाइन समझ में आ गया ना, इस लाइन का क्या होगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस कॉमन ले लिए तो कुछ ऐसा आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई किए तो इस डी आर से डी आर कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस डी आर बाई, यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी टी हो जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पे कुछ ऐसे मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। अगर पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे मिलेगा, देखिए हाफ यम कांस्टेंट है। ठीक, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी, 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। देखिए ये टर्म मिल गया ना, हाफ से आप कट गया तो यम डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो उसको कुछ इस तरह लिख दिया गया। क्योंकि हम लोग को काइनेटिक एनर्जी चलना ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एम भी स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्म में डी आर बाई डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर हो जाएगा। डी आर बाई डी टी भी होता है और डी आर बाई डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उस फॉर्म में चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, कुछ ऐसे इसको लिखे थे हम। अब इस पूरे टर्म को एक साथ कर लिए तो ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए अब फिर क्या करेंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ऐसे ये लिखे हुए हैं। ठीक, अभी कन्वर्ट करेंगे आगे। ठीक, तो इक्वल टू 0 है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इधर कुछ है नहीं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 है, मतलब एक कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। चाहे कांस्टेंट इधर लिखें राइट हैंड साइड में चाहे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो मतलब अगर किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू कांस्टेंट तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर रहना चाहिए, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो वही लिखा जाता है कान इंटीग्रेटिंग। मतलब डी टी बाई इधर गया, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये पूरा 0 होगा डी टी जाके, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू मिल जाएगा और क्या होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। क्लियर है चीज़। अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ से तो ये लाइन हटा सकते हैं, लेकिन ये लाइन लिखा जाता है कि अगर किसी चीज़ का मान लीजिए इसका क्या है डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट होगा। जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तभी इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा 0 होगा। ठीक, उस कांस्टेंट को हम ई कह दिए। अब ई क्या है, एक कांस्टेंट है बता दिए, वेयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ बता दिए हैं। अब देखिए इसको आर डॉट के फॉर्म में लिख लिए। अब फिर क्या करेंगे, हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाना है, क्योंकि हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी लैग्रेंजियन हम लोग यूज किया था आर डॉट स्क्वायर आर थीटा डॉट स्क्वायर था। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, हमने आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर था। ठीक, इस फॉर्म में क्या करना है, हमने चीज़ों को ले जाना है। तो अब इस फॉर्म में क्या किए, कन्वर्ट कर लिए, जे के वैल्यू यूज कर लिए। यहाँ हम बता देंगे कि हम लोग को पता है कि जे इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है। ठीक, ये थीटा एक डॉट है,
ये होता है, ठीक। तो यहाँ से चीज़ें हो गई। अब देखिए ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब दोनों का सम ई है और ई को क्या कर देंगे कि यही एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा क्या हो, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, एक टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो इन एबव इक्वेशन द कांस्टेंट ई रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, दस व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर फोर्स अंडर सेंट्रल फोर्स इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अतः जब पार्टिकल क्या होता है सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है तो उसका क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक। यही तो है हम लोग के जो ये क्या है, सृष्टि का एनर्जी क्या है, कंजर्व है। क्यों कंजर्व है, क्योंकि जो प्लेनेटरी मोशन है वो सेंट्रल फोर्स के अंदर हो रहा है, तो एनर्जी क्या है, कंजर्व है, ठीक। तो अर्थ की एनर्जी क्या होती है, हम कह सकते हैं कि अर्थ क्या है, ये अर्थ क्या है, इसके अराउंड मूव कर रहा है सन के, तो ये क्या है, जो सेंट्रल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के प्रभाव में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि धरती की एनर्जी क्या है, कंजर्व है, संरक्षित है। मतलब ये अर्थ का एनर्जी कंजर्व है क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स के इफेक्ट में क्या करता है, मूव करता है। क्लियर है चीज़, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। ओके, तो अब देखिए इस तरीके से हम लोग इस ई को, यही तरीका है अपनाने का कि कोई प्रूव करना होता है तो कांस्टेंट ई लिखें, इसी वजह से ई लिखा गया ताकि बता दें। और आपको पता भी है कि दो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, हमेशा टोटल एनर्जी ही होगा। इस वजह से ई लिखा गया था ताकि ई को टोटल एनर्जी से रिलेट किया जा सके, और हम लोग को पता चल गया कि इस तरीके से ई जो होगा इस सम है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी का कांस्टेंट मतलब कंजर्व होगा। आपको पता है धरती की एनर्जी कंजर्व है, यहाँ से बता दिए एग्जाम्पल से, ठीक। तो ऐसे ही आप मतलब ये चार प्रॉपर्टी एग्जाम में प्रूव कर दीजिएगा, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। एफ का एंट्री क्यों मराए थे यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स से हमको काम करना है ना, तो एफ को एक बार झलक दिखाना पड़ेगा इसमें, तो एफ को एक बार जान के बुलाए थे, फिर देखिए उसको कन्वर्ट कर लिया गया था इस फॉर्म में, लेकिन एग्जामिनर को दिखाने के लिए बुलाए थे कि भाई हम एफ आर बुला रहे हैं, ताकि एग्जामिनर देखे एक सेंट्रल फोर्स आया है ना, तब ये डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इस तरह चलते तो हो सकता है डाउट हो सकता था, तो इस वजह से हम एफ आर को इसमें बुला दिए एक आध बार कि एग्जामिनर देख जाए हाँ बच्चा एफ आर को यूज करके इस एनर्जी को प्रूव किया है। क्लियर है चीज़, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।